अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़खर स्टैम्प्स फेयर। इस पेज पर जितना कंटेंट आपको नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ओवर द टाइम हम इसको कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आप उसको ज़रूर सुने। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेस थ्योरम पर। तो बेस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है और ना ही बेस थ्योरम है। तो जब आपके दो इवेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हों, यानी एक इवेंट के अक्कर होने की वजह से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर फ़र्क पड़ रहा हो, तब हम बेस थ्योरम को यूटिलाइज करेंगे और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करेंगे। बेस थ्योरम आपको ऐसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बताता है जिसकी कुछ भी इंफॉर्मेशन या कंडीशंस पहले से या नॉलेज आपके पास पहले से हो, तो ये आपको हेल्प करता है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। मिसाल के तौर पर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप बरसात का मौसम है और आप ये सोच रहे हैं कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, लेकिन आपको पहले से ये पता है कि 40% चांस होता है बरसात के मौसम में किसी भी दिन बारिश होने का। आपके पास बस इतना ही नॉलेज है। लेकिन जब आपको कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बेस थ्योरम आपको हेल्प करता है उसकी प्रिडिक्शन को बेहतर बनाने के लिए। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आपने देखा कि गहरे बादल इकट्ठे हो रहे हैं, महकमा मौसमियात ने बताया है कि जब भी बारिश होती है तो डार्क क्लाउड्स के होने के चांसेस 70% होते हैं। तो बेस थ्योरम आपका जो पहले माइंड बना हुआ था 40% का कि गिवन डे 40% चांस होता है बारिश होने का, तो उसको अपडेट करेगा और आपको बताएगा कि जब डार्क क्लाउड्स होंगे तो रेन के चांसेस कितने होंगे। क्योंकि अब आपको पहले पता था कि रेन होती है तो क्लाउड्स इतने होते हैं, तो आपको बेस थ्योरम ये बताएगा कि अगर क्लाउड्स हों, इतने क्लाउड्स हों, तो रेन के चांसेस कितने होंगे। तो ये होती है पावर बेस थ्योरम की। इसी वजह से ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यूटिलाइज होता है इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने के अंदर। अभी हम थोड़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिकैप करते हैं और देखते हैं कि बेस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से किस तरह डिराइव होता है। यहां पर हमने अज्यूम किया था कि अगर हमारे पास बी इवेंट है जो कि ऑलरेडी अकर हो चुका है, हमने प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की फाइंड करनी है गिवन दैट बी हैज अकर्ड ऑलरेडी। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो ये फार्मूला था। इसी तरह अगर इवेंट ए कर पहले से हो चुका है और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हमने ये फार्मूला देखा था। अब इसमें एक चीज नोट करें कि दोनों में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ रही है इन दोनों फार्मूले के अंदर। अगर हम दोनों फार्मूलों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अलग करें तो हमारे पास ये साइड्स भी बराबर होंगी। तो ये इक्वेशन 1 होगी हमारी, ये इक्वेशन 2 होगी। अब अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है और यहां से हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस थ्योरम को हम कहते हैं बेस थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पता था कि जो इवेंट अक्कर हो चुका होता है उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आती है और यहां पर क्या चीज आती है, यहां पर इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी होता है, तो जिसको हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखा हुआ है। याद रखने का आसान तरीका क्या है, अगर यहां पर ए गिवन बी है, न्यूमरेटर में बी गिवन ए होगा मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, और क्योंकि इवेंट बी अक्कर हो चुका है तो डिनोमिनेटर में सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगी। सिमिलरली हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए भी हो सकती है कि आपका इवेंट ए पहले से अक्कर अगर हो चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम कैसे निकालते हैं, ए गिवन बी कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पर जो इवेंट अक्कर हो उसी की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बिकॉज ए इवेंट अक्कर हो चुका है तो जो यहाँ पर इवेंट होगा वो सीधा आप इधर लिखना है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए होगा इसका जो अपोजिट है यहाँ पर लिखना है, जो इवेंट अक्कर हो चुका हो उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपको पी ऑफ ए गिवन है। पी ऑफ ए नॉर्मली हमें डायरेक्ट गिवन नहीं होता, पी ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है थ्रू लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूट करनी है, एक हमारे पास है बाइनरी केस। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इवेंट बी है और ये उसका बी का कंप्लीमेंट है, ये कंप्लीट सैंपल स्पेस आपके पास है और ए उस सैंपल स्पेस का सबसेट है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए जो है उसका कुछ पार्ट बी के साथ ओवरलैप हो रहा है और कुछ बी कंप्लीमेंट के साथ हो रहा है। नॉर्मली ये जो ए है ये आपका इवेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसी में हम इंटरेस्टेड होते हैं इसको कंप्यूट करने के अंदर, और जो बी है ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट फेल है तो या उसने पढ़ा होगा या उसने नहीं पढ़ा होगा, तो दो ही रीजन हो सकती हैं। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू फाइंड टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि आपका जो ए है वो बी के साथ भी ओवरलैप हो रहा है, कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट एक बी के साथ ओवरलैप हो रहा है और ये वाला पार्ट बी कंप्लीमेंट के साथ ओवरलैप हो रहा है। तो हम ए को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अगर इन दोनों पार्ट्स को, जो पिंक और ग्रीन वाला है, दोनों को हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो यही पी ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारा यहां पर यूटिलाइज हो जाए। अब हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के सेकंड फॉर्म देखते हैं, जो इसमें हम सैंपल स्पेस को मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक B1, B2, B3 एंड सो ऑन। आपके पास एक BI है। व्हाट इज BI? BI बेसिकली वो पॉसिबल काजेज हैं जिसकी वजह से कोई इवेंट अकर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये इवेंट ए है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्योरम से फाइंड करना चाहते हैं। ये इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, ये ऑब्जर्वेशन इवेंट आपका है। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट फेल हो जाता है, अज्यूम करते हैं एक स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी के एग्जाम में फेल हो जाता है। अब उसकी डिफरेंट रीजंस हमने बतानी है। तो लेट्स सपोज B1 इज रीजन कि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट थी, B2 रीजन है कि उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट है, वो पढ़ने नहीं चाह रहा था, B3 ये है कि एग्जाम के दौरान वो बीमार हो गया जिसकी वजह से उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, और B4 ये हो सकता है कि उसके वीक फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, तो मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। तो ये इवेंट हमने कंप्यूट करना है, लेकिन ये इवेंट अक्कर क्यों हुआ? ड्यू टू दीज काजेज। इनमें से कोई एक काज होगी जिसकी वजह से वो इवेंट अक्कर हो। मल्टीपल काजेज भी हो सकती हैं, लेकिन एट अ टाइम हम किसी एक काज की वजह से इस इवेंट पर इफेक्ट देखेंगे। इसी वजह से हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है, हमने ये फाइंड करनी है कि किस काज की वजह से ये ए इवेंट अक्कर हुआ था, वो काज फाइंड करनी है। तो ये बेसिकली उसकी एप्लीकेशन है बेस थ्योरम की। तो यहाँ पर पी ए जो है हम इस तरह फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमने पी ऑफ ए फाइंड करना था, हम देख रहे हैं कि ए का ए पार्ट B1 के साथ ओवरलैप है, और B2 के साथ ए का पार्ट B1 के साथ ओवरलैप है, B3 के साथ ओवरलैप है, एंड सो ऑन, यानी डिफरेंट बी के साथ ओवरलैप है। यानी हम ए को फाइंड करेंगे तो एक इंटरसेक्शन डिफरेंट बीज के साथ कर देंगे और उनका सम कर लेंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। और इंटरसेक्शन को हमने पीछे देखा, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर इस फार्मूले को हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। तो हम किसी एक रीजन में इंटरेस्टेड हैं कि वो आर्थ रीजन है जिसकी वजह से इवेंट ए अकर हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मैंने आपको पहले बताया, अगर यहाँ पर B गिवन A है तो हम यहाँ पर A गिवन B लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास R की जो वैल्यू है ये 1 से K तक हो सकती है, अज्यूमिंग दैट आपके पास जो सैंपल स्पेस है वो K सेगमेंट्स में डिवाइड है। फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल 3 सेगमेंट्स, आपका लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है वो फेल हुआ है, तो उसकी काज पहली है कि उसको अटेंडेंस शॉर्ट थी, तो उसकी अटेंडेंस वाकई ही वो अटेंडेंस शॉर्ट की वजह से फेल हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम कंप्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर अगर B1 गिवन A है तो यहाँ पर A गिवन B1 होगा, मल्टीप्लाई बाय B1 होगा। नीचे क्या है? नीचे तमाम पॉसिबल काजेज हैं, यानी सारी इंटरसेक्शन जो हो रही थी आपके इवेंट A के डिफरेंट बीज के साथ, तो वो हमने B1 के साथ लिख दी इंटरसेक्शन, B2 और B3 के साथ, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख दी। अब हम बेस थ्योरम पर पहली एग्जांपल करते हैं। A laboratory blood test is 95% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इनको सबसे पहले आप हाईलाइट कर लें। However, the test also yields a false positive result for 1% of the healthy persons tested. If 0.5% of the population actually has the disease, what is the probability a person has the disease given that the test result is positive? न्यूमेरिकल वैल्यू नोट करने के बाद आपने इवेंट्स डिफाइन करने हैं। अब इस प्रॉब्लम को पढ़कर आप अपने दिमाग में ये सोचें कि आपके माइंड में कितने इवेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2 इवेंट लेंगे, एक तो डिसीज के रिलेटेड लेंगे और एक उस टेस्ट के रिलेटेड लेंगे कि टेस्ट पॉजिटिव आया कि टेस्ट नेगेटिव आया। हमने क्वेश्चन को पढ़ के ये 2 इवेंट्स कंसीडर कर लिए कि डी वो इवेंट है कि पर्सन को डिसीज है, ई कौन सा इवेंट है? दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब हम देखेंगे कि 95% इफेक्टिव में इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। अब देखिए, ब्लड टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया और पर्सन को डिजीज थी, तो अगर पर्सन को डिजीज है, ये गिवन है, उसको डिजीज है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, यानी इफेक्टिव का मतलब उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, ट्रू आया है, तो इसका मतलब है कि एक प्रोबेबिलिटी आपको कौन सी गिवन है? प्रोबेबिलिटी कि आप पर्सन को डिजीज थी, गिवन दैट पर्सन हैज डिजीज, इनफैक्ट इट इज प्रेजेंट लिखा हुआ है, डिजीज थी और उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन डी ये आपको 95% गिवन है। यानी तो यहां पर मैंने डी कंप्लीमेंट लिख दिया, इसका मतलब है कि उस पर्सन को कोई डिजीज नहीं है। However, the test yields a false positive result for 1% of healthy persons tested। यानी 1% रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव आया, उन लोगों को बीमारी नहीं थी लेकिन उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव आ गया।
तो इसको हम कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे? प्रोबेबिलिटी गिवन में क्या है कि उनको कोई इशू नहीं था, वो हेल्दी थे, तो यहाँ पर डी कंप्लीमेंट आ जाएगा। और हमने प्रोबेबिलिटी क्या है, उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन डी कंप्लीमेंट ये किसके बराबर है? 1% के बराबर है। तो ये मैंने 1% को पॉइंट्स में लिख दी प्रोबेबिलिटी। तो हमने दो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली फ्रॉम द गिवन डाटा। नेक्स्ट, इफ 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, यानी टोटल पॉपुलेशन में कितने लोगों को डिजीज है? 0.5% को। तो इसका मतलब है पी ऑफ डी आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज्ड पीपल। तो डिजीज पीपल की प्रोबेबिलिटी में लिख दी। और अब जिन लोगों को डिजीज नहीं है, जो हेल्दी हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये डिजीज लोगों की प्रोबेबिलिटी है, और जिनको नहीं है टोटल में से माइनस कर दें। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 माइनस पी डी कर दें, ये पी डी कंप्लीमेंट आपके पास आ जाएगा। अब ये सारा डाटा हमने मेंशन कर लिया। अब देखते हैं फाइंड क्या करना है। ये सारी जो वैल्यूज में लिखी है ये गिवन है, जो इस डाटा में मौजूद हैं। फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब जो गिवन दैट है ना, उसको पहले लिख लें आप। गिवन दैट यू हैव गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, यानी ई गिवन है, और हमने फाइंड करना है कि पर्सन हैज द डिजीज, उसको डिजीज होगी। तो डिजीज होगी की प्रोबेबिलिटी क्या है? उसको डी हमने कहा था, पर्सन हैज द डिजीज। तो डी गिवन ई, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने डिटरमिन करनी है। अब आप खुद देखें कि किस तरह गिवन डाटा हमने लिख लिया फ्रॉम द पैसेज, और जो फाइंड करना था वो भी हमने मेंशन कर लिया। अब सिंपल आपने बेस थ्योरम का फार्मूला लगाना है और आपने वैल्यूज प्लग इन करनी है एंड यू गेट द आंसर। लेट्स सी। लो जी, मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दी है ये सारी वैल्यूज जो पीछे हमने मेंशन की हैं। तो सिंपल ये फार्मूला लगाया, पी ऑफ डी गिवन ई हमने फाइंड करनी है। तो बेस लॉ में हमने क्या देखा था कि जो चीज़ डिटरमिन करनी है बिल्कुल उसका अपोजिट आपने न्यूमरेटर में लिखना होता है। पी ऑफ डी गिवन ई है, आपने ई गिवन डी लिख देना है, और जो गिवन प्रोबेबिलिटी होती है उसी को ही मल्टीप्लाई करते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा। ई क्या है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। अब टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव तब हो सकता है कि बंदे को डिसीज थी, और टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव तब हो सकता है अगर बंदे को डिजीज नहीं थी। ये दो ही केसेस बनते थे जो कि हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में देखे थे। तो आपने सारी वैल्यूज हमने फाइंड की हैं। ये वैल्यू भी हमारे पास है, ये वैल्यू भी हमारे पास है, हमारे पास ये वैल्यू भी है, हमारे पास ये वैल्यू भी है। हम सारी प्लग इन कर देंगे एंड विल गेट आंसर। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आया, आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब हम सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इन सर्टन असेंबली प्लांट 3 machines B1, B2 and B3 make 30%, 45%, 25% respectively of the products. It is known that from past experience that 2%, 3% and 2% of the products made by each machine respectively are defective. Now suppose that a defective product is randomly selected. What is the probability that it was made by machine B3? तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि आपने गिवन डाटा में न्यूमेरिकल वैल्यू को हाईलाइट करना है, और यहाँ पर आपको बताया गया 3 मशीन्स हैं, और अगला काम है कि इवेंट्स को मेंशन करना है कि कौन से इवेंट्स होंगे। तो आपको क्या लग रहा है इसमें कितने इवेंट्स हैं? एक इवेंट तो बड़ा क्लियर है कि आपके जो भी प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव के लिए एक इवेंट डिसाइड कर लें, या उसके लिए डी कर लें या उसके लिए ए कर लें, जैसे आपको आसानी लगती है। और क्योंकि यहाँ पर 3 मशीन्स हैं B1, B2, B3, तो इनकी प्रोबेबिलिटी B1, B2, B3 हो जाएगी। B1 क्या इवेंट हो जाएगा? B1 इवेंट हो जाएगा कि आपके पास प्रोडक्ट जो है दैट प्रोडक्ट इज मेड बाय मशीन B1। B2 इवेंट हो जाएगा कि प्रोडक्ट इज मेड बाय मशीन B2, एंड द थर्ड इवेंट इज प्रोडक्ट मेड बाय मशीन B3। 3 इवेंट्स आपके पास ये हो गए, और एक इवेंट आपके पास है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है? डिफेक्टिव है। तो आपके पास ये 4 इवेंट्स हो गए, बिकॉज एक डिफेक्टिव का इवेंट हो गया, बाकी 3 मशीन्स के इवेंट हो गए। डिफेक्टिव का क्या इवेंट है? प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। B1 का मतलब है जो मशीन B1 ने प्रोडक्ट बनाया वो है। B2 क्या है? जो प्रोडक्ट आपके मशीन B2 ने प्रोड्यूस किया, और B3 है जो प्रोडक्ट आपकी मशीन B3 ने प्रोड्यूस किया। अब उसके बाद हम प्रोबेबिलिटीज आते हैं। जब इवेंट्स बनाते हैं तो इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ आपके पास प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट होती है, कुछ कंडीशनल होती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये वाली प्रोबेबिलिटी कौन सी है। 3 machines these make 30%, 40% रिस्पेक्टिवली ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसमें कोई डिफेक्टिव का जिक्र नहीं है, सिंपल बताया गया कि B1 इतने % बना रही है, B2 इतने %। तो इसका मतलब है कि ये आपको B1 की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये आपको B2 की प्रोबेबिलिटी गिवन है, और ये आपको B3 की प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नोन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट 2%, 3% एंड 2% ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड बाय ईच मशीन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर मशीन ने प्रोडक्ट बनाया रिस्पेक्टिवली आर डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव है।
यानी प्रोबेबिलिटी किसकी गिवन है कि वो प्रोडक्ट जो मशीनों ने बनाई वो डिफेक्टिव हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो क्या चीज डिफेक्टिव है? आपकी प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। सही है, आपकी डिफेक्टिव क्या है? प्रोडक्ट। बनाई किसने? मशीन ने। पहले मशीन बनाएगी फिर डिफेक्टिव होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी कौन सी गिवन है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले मशीन ने बनाई, लेट्स सपोज जो पहली मशीन थी B1, उसने पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूस की और फिर पता चला वो डिफेक्टिव है बिकॉज डिफेक्टिव का इवेंट ए है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कितने परसेंट होगी? 2%। इसी तरह जो आपके पास B2 मशीन थी उसने जो प्रोडक्ट बनाई वो डिफेक्टिव है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 3%। इसी तरह जो मशीन B3 है उसने जो प्रोडक्ट बनाई वो कितने परसेंट डिफेक्टिव है? 2%। तो ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने इधर से निकाल ली। अब ये प्रोबेबिलिटीज हमने मेंशन कर ली। अब फाइंड क्या करना है? सपोज अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज रैंडमली सिलेक्टेड। आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया, यानी अगर हमने जो फाइंड करना है ना, तो जो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है उसमें हमने एक चीज सिलेक्ट कर ली है। गिवन में क्या है? ए गिवन है कि वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव थी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मेड बाय मशीन B3? तो प्रोबेबिलिटी के वो जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो मशीन B3 ने बनाई है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट करना है कि एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट हमें मिली, यानी ये गिवन है कि ए इवेंट अकर हो चुका है, वो मशीन B3 से बनी है, तो यहां पर आप B3 लिख दें। तो अब सिंपल आपने बेस थ्योरम का फार्मूला लिखना है। यहां पर B3 ऑफ ए अगर निकालना है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? खुद सोचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 और डिवाइडेड बाय तमाम प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर देंगे, जिसमें B1 ए शामिल है, B2 ए शामिल है, B3 ए शामिल। अब इसका सोल्यूशन देखें। तो ये इसका सोल्यूशन है। ये चारों इवेंट्स आपको नजर आ रहे हैं और ये गिवन डाटा है, ये हमने फाइंड करना है और ये बेस थ्योरम हमने अप्लाई करके यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम क्या करते थे कि यहाँ पर जो इवेंट गिवन होता था, गिवन क्या है कि आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट कहाँ से आ सकती है? उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने लिख दी, यानी वो मशीन 1 से आ सकती है, वो मशीन 2 से आ सकती है, वो मशीन 3 आ सकती है। तो ये देखिए ऊपर पार्ट है, नीचे टोटल है। यहाँ पर B3/A है, B3 गिवन A है, तो यहाँ पर A गिवन B3 होगा, ये मस्ट है। और जो इवेंट अक्कर होता है उसी की प्रोबेबिलिटी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेम आपने ऐड कर दिया। जस्ट प्लग इन द वैल्यू एंड यू गेट द आंसर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है जिसकी वजह से ये एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। तो बेस थ्योरम हमारा इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम रैंडम वेरिएबल पर वीडियो बनाएंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और फिर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। होप सो आपको समझ आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।